और पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैंने पिछले चैप्टर में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया था, किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में जो है पूरा पृथ्वी आ रहा है, पृथ्वी गर्म हो रहा है और इसका जो है खामियाजा मानव जनसंख्या भुगत रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो है दो तरह की मुख्य नीतियां होती है ताकि इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सके, इसको रोका जा सके। इन दो नीतियों में जो है एक होता है शमन और दूसरा अनुकूलन नीति। जैसे जैसे वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन से संबंधित सार्वजनिक नीतियां जो बनी है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, वैश्विक हो या क्षेत्रीय या राष्ट्रीय या स्थानीय स्तर पर जो नीतियां विकसित हुई है, वे प्रमुख दो प्रकारों में जो है वह नीतियां होती है। पहला होता है आपका शमन नीति, दूसरा जो है अनुकूलन नीति। अब देखते हैं शमन नीति में क्या होता है। इसमें रोकने की बात होती है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है यह शमन नीति में। चूंकि अधिकांश उत्सर्जन ऊर्जा और परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन के जलने से होता है, इसीलिए शमन नीति का अधिकांश हिस्सा कम कार्बन गहन ऊर्जा स्रोत है। यानी कि उत्सर्जन जो है वाहनों से, फैक्ट्रियों से जो धुआं उत्सर्जित होता है वह जीवाश्म ईंधन के जलने से, पेट्रोल हो, डीजल हो, इसके जलने से जो है उत्सर्जन होता है। तो शमन नीति के अंतर्गत होता है कि कार्बन का कम उत्सर्जन हो, कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन हो, ऐसा टेक्निक इजाद किया जाए, यूज किया जाए। जैसे पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाए, सौर ऊर्जा का, जल विद्युत का जो है उपयोग बढ़ाया जाए, वाहनों के लिए ऊर्जा दक्षता में सुधार करने नई तकनीकी, वाहन में जो है उसका सही तरह से ऊर्जा का उपयोग हो और जो है धुआं कम दे इंजन, इसके लिए इंजन में सुधार हो, दक्षता हो, नई तकनीकी का उपयोग किया जाए। और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है कार्बन कैप्चरिंग करके उसको स्टोर करके जो है रखा जाए, उस तरह के विकास का समर्थन जो है किया जाता है। कहने का मतलब जीवाश्म ईंधन के जगह पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत का उपयोग हो, इंजन की दक्षता में सुधार हो, दक्ष इंजन हो और जो है उसमें कम से कम जो है कार्बन का उत्सर्जन हो और कार्बन कैप्चरिंग हो, वैसा तकनीकी का विकास किया जाए। इसके विपरीत दूसरा प्रकार का अनुकूलन नीतियां बदली जलवायु की चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न समाजों की क्षमता में सुधार करने का प्रयास करती है। इसमें होता है अनुकूलन नीति में बदली जलवायु की चुनौती का सामना करने के लिए विभिन्न समाजों में दक्षता में सुधार हो, यानी समाज अनुकूलित हो। उदाहरण के लिए कुछ अनुकूलन नीतियां मौसमी परिवर्तन के जवाब में कृषि पद्धति के बदलने से हो सकता है। उस तरह का नीति कृषि पद्धति को बदलने के लिए समूह को प्रोत्साहित किया जाए, उसे तैयार किया जाए। यानी कि रासायनिक जो है खाद के जगह जो है कार्बनिक खाद और जो है बायो फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाए। जबकि अन्य नीतियां तटीय क्षेत्रों में स्थित शहरों को समुद्र के ऊंचे स्तरों के लिए तैयार करने के लिए बनाई जाती है। यह हुआ अनुकूलन नीतियां। अब देखते हैं कि किसी भी मामले में ग्रीन हाउस गैस
में दीर्घकालिक कटौती के लिए औद्योगिक देशों और प्रमुख विकासशील देशों दोनों की भागीदारी आवश्यक है। विशेष रूप से चीनी और भारतीय स्रोतों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन उन देशों के तेजी से औद्योगिकीकरण के समांतर तेजी से बढ़ रहा है। 2006 में चीन ने ग्रीन हाउस गैसों के निरपेक्ष रूप से दुनिया के अग्रणी उत्सर्जक के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। विकास की अंधी दौड़ में चीन ने ग्रीन हाउस गैसों का इतना उत्सर्जन किया कि वह अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। मुख्य रूप से चीन द्वारा कोयले अन्य जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग के कारण ऐसा हुआ। वास्तव में दुनिया के सभी देशों को पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से वांछनीय आर्थिक विकास, सतत विकास करना होगा। पर्यावरण के अनुकूल विकास, आर्थिक विकास यानी सतत विकास, जबकि सुधारात्मक कार्रवाई की मांग करने वालों को कुछ विरोधी तर्क देते हुए रहते हैं। अल्पकालिक समन लागत बहुत अधिक होती है। अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं की बढ़ती संख्या यह तर्क देती है कि भविष्य में गंभीर जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने की तुलना में समाज के लिए पारंपरिक निवारक कार्रवाई करना कम खर्चीला, संभवतः अधिक लाभदायक होगा। निवारक कार्रवाई जो है, इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग को बहुत रोका जा सकता है, खर्चा भी कम है। जलवायु के कई हानिकारक प्रभाव विकासशील देशों में होने की संभावना है। विकासशील देशों में ग्लोबल वार्मिंग विकासशील इसमें है हानिकारक प्रभाव का मुकाबला करना, विशेष रूप से क्योंकि इसमें कई देशों के संघर्ष कर रहे हैं। बदली जलवायु से चुनौती का सामना, यह उम्मीद की जाती है कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के बढ़ते प्रयास के प्रत्येक देश अलग अलग तरीके से प्रभावित होगा। अपेक्षाकृत बड़े उत्सर्जक देशों को छोटे उत्सर्जकों की तुलना में अधिक कटौती की मांग का सामना करना पड़ेगा, यानी अधिक उत्सर्जन करने वाला अधिक कटौती करेगा। इसी तरह से तेजी से आर्थिक विकास का अनुभव करने वाले देशों को अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की बढ़ती मांग का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वे बढ़ती मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में और यहां तक कि व्यक्तिगत कंपनियों के बीच भी अंतर होगा। उदाहरण के लिए तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस के उत्पादक, जो कुछ मामले में राष्ट्रीय निर्यात राजस्व के महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने माल की मांग में कमी या कीमत में गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि उनके ग्राहक जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम कर देते हैं। जबकि नई अधिक जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकी और उत्पादों की मांग में वृद्धि हो सकती है। प्रक्रिया दुनिया भर में चल रही है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का जो है कम करेगा, वैसे टेक्नोलॉजी की मांग भविष्य में बढ़ सकती है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाले मशीन और टेक्नोलॉजी की मांग भविष्य में घट सकता है। नई अधिक जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकी और उत्पादों की मांग में वृद्धि हो सकती है, यानी कि वह उत्पाद जो जलवायु के अनुकूल है उसका मांग बढ़ सकता है। यह प्रक्रिया दुनिया भर में चल रही है। उदाहरण के लिए अमेरिका ऊर्जा बाजार में 21वीं सदी की शुरुआत में कोयले से उत्पन्न बिजली की लागत बढ़ने के साथ सौर और पवन ऊर्जा की लागत में गिरावट आई और 2023 तक कोयले के उत्पन्न 1 मेगा बिजली का उत्पादन करने की लागत और सौर और पवन ऊर्जा द्वारा उत्सर्जित 1 मेगावाट बिजली के उत्पादन की लागत में 50% अधिक है। इसके अलावा नवीकरण ऊर्जा जो 2010 में अमेरिका में केवल 10% बिजली उत्पन्न करती थी और 2023 तक बढ़कर जो है 24% हो गई, यानी कि पूरा जनसंख्या जो है अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाह रही है, जिससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो। इसीलिए जो है वैसे टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ रही है वैश्विक बाजार में, जिससे
ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो, वैसे इंजन का मांग बढ़ रहा है ताकि उत्सर्जन को कम किया जा सके। यानी कि व्यक्ति भी जागरूक हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से संबंधित करने के लिए समाजों को कम गहन ऊर्जा उत्पादन, परिवहन और वन और भूमि उपयोग प्रबंधन के पक्ष में ऊर्जा उपयोग के अपने पैटर्न में मौलिक रूप से बदलने के तरीके खोजने होंगे। बढ़ती संख्या में देशों की इस चुनौती को स्वीकार किया है। कार्बन करों के माध्यम से कम कार्बन गहन ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित किया है। सार्वजनिक परिवहन और बिजली उत्पाद को शक्ति देने वाली ऊर्जा स्रोतों को जीवाश्म ईंधन जो है बढ़ती जनसंख्या जीवाश्म नवीकरणीय ऊर्जा और निर्माण कार्बन को पकड़ने और संग्रहित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इनके अलावा नई चीजें जो व्यक्ति भी कर सकते हैं, जिसमें नवीकरणीय स्रोत से उत्पन्न घरेलू बिजली खरीदना, घर में ऊर्जा दक्षता के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस के व्यक्तिगत उत्सर्जन को कम करना, अधिक ऊर्जा कुशल वाहन इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन चलाना, उपलब्ध होने पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, अधिक ऊर्जा कुशल घरेलू उपकरण और उत्पादों में परिवर्तन करना शामिल है। व्यक्ति अपने घरेलू इंसुलेटर में भी सुधार कर सकते हैं, अपने घरे को अधिक प्रभावी ढंग से गर्म और ठंडा करना सीख सकते हैं। अधिक व्यक्ति घरेलू और अधिक पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ उत्पाद को खरीद और रिसाइकिल कर सकते हैं। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।